Good morning students. Today we are going to discuss the chapter directing and the topic is leadership style. In last lecture we had already discussed the leadership style, that is autocratic leadership style. Autocratic leadership style हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. अब हम आज डिस्कस करेंगे डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप सेंटर्ड स्टाइल. देखो बेटा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में हमने डिस्कस किया था कि सारी पावर मैनेजर के पास होती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट्स को कहीं इन्वॉल्व नहीं करता है. लेकिन जो हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है वो वहाँ सूटेबल है जहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल हो. बेटा वहाँ पर ही वो सूटेबल है. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैनेजर अपनी सारी पावर को, लीडर अपनी सारी पावर को अपने पास रखे और सबॉर्डिनेट को कहीं पर इन्वॉल्व ना करे. तो हमारा जो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ता जाएगा उस तरह से लीडरशिप स्टाइल उसी के अकॉर्डिंग फॉलो होगा. तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हमारा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है. यहाँ पे अगर मैनेजर सारी अथॉरिटी, सारी पावर अपने पास रखेगा तो वर्क पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक मैनेजर कितनी एक्टिविटीज़ पे फोकस कर सकता है. तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो मैनेजर है अपने सबॉर्डिनेट्स को भी इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग में, उनके पास भी इनिशिएटिव है, उनके आइडियाज़ और सजेशंस को भी लेता है. तो ये हमारा होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में हमारा जो मैनेजर है वो सबॉर्डिनेट्स के आइडियाज़ और सजेशंस का वेलकम करता है, उनके इनिशिएटिव्स भी लेता है. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फुली डिसेंट्रलाइज है. दैट मीन्स कि पावर, जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स के पास भी होती है. तो जो जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आप अपने स्कूल का एग्जांपल ले सकते हो, डायरेक्टर सर हैं. तो डायरेक्टर सर क्या है कि पॉलिसी और जो मेन प्लान्स है वो सब वो उनका लेआउट वो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो वहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ये क्या होता है, वो अपने जो और भी सबॉर्डिनेट्स हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें. तो क्योंकि अगर सारे के सारे डिसीजन पूरे स्कूल को खुद ही मैनेज करेंगे तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो ये हमारा होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. इसकी हम फीचर्स को डिस्कस करेंगे. कोऑपरेटिव रिलेशंस. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि मैनेजर और एम्प्लॉयज, यानी कि जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट है, उनके बीच में रिलेशन बहुत कोऑपरेटिव रहता है. वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं. कोऑपरेट करने का रीज़न ये है क्योंकि जब जो मैनेजर, जो लीडर है, वो उनको हर डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी में, प्लान में उनको इन्वॉल्व कर रहा है. तो दैट मीन्स जब एम्प्लॉयज़ का इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो एम्प्लॉयज़ पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेआउट करने में, डिज़ाइनिंग करने में उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है. तो उसको डेफिनेटली अचीव करने में भी एम्प्लॉयज़ फुली कोऑपरेट करेंगे. सेकंड है बिलीफ इन एम्प्लॉय. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो एम्प्लॉयर है, जो सुपीरियर है, जो मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉयज़ पे 100% बिलीव करता है. उसको ये पता है कि जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनको कोई भी वर्क दिया जाए तो वो फुल इंटरेस्ट के साथ करेंगे, पूरी अथॉरिटी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. दैट मीन्स कि अपने 100% एफर्ट्स के साथ वर्क करेंगे और वो अपने वर्क को करने में फुली एफिशिएंट है. यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज़ पे पूरी तरह से ट्रस्ट करता है. थर्ड है ओपन कम्युनिकेशन. जो हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है वहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन है. ओपन कम्युनिकेशन मीन्स कि जो सबॉर्डिनेट्स है वो अपने आइडियाज़ को, अपने सजेशंस को कभी भी दे सकते हैं. यहाँ पर उनके इनिशिएटिव्स को लिया जाता है, उनका वेलकम किया जाता है, और अगर उनके बेटर आइडियाज़ और बेटर सजेशंस है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व भी किया जाता है. अगर ओपन कम्युनिकेशन है, दैट मीन्स कि एम्प्लॉयज़ के पास पूरी फ्रीडम है कि वो भी अपने आइडियाज़ को, अपने सजेशंस को दे सकते हैं. तो इससे एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी बढ़ती है और एम्प्लॉय की जो इनिशिएटिव है, जो थिंकिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती है. तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में ओपनली कम्युनिकेट कर सकते. कभी भी किसी को कहीं पर भी लगता है चेंजेस की ज़रूरत है, कोई नया आइडिया देने की ज़रूरत है, तो वो दे सकते हैं ईजीली. एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल आज के टाइम में हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है और सबसे जो मोस्टली, जो सबसे ज़्यादा यूज़ में जो आ रहा है वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ही आ रहा है. तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में फर्स्ट एडवांटेज है हाई मॉरल. अब डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो सबॉर्डिनेट है, जो एम्प्लॉई हैं, उनको भी एक वैल्यू, एक प्रायोरिटी दी जा रही है. इससे क्या होता है,
एम्प्लॉयज़ का जो एंथुसिज्म है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ता है। और जब एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, फुली एंथुसिज्म के साथ, फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क करते हैं जब वो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी बड़ा इजीली अचीव होता है। एम्प्लॉय हाईली मॉरल वर्क करते हैं, एकदम मतलब फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क करेंगे, क्योंकि उनको एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया जा रहा है। और जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को वैल्यू मिलती है, कोई प्लेस मिलता है, तो एम्प्लॉय फुल मोटिवेशन के साथ वर्क करते हैं। क्रिएशन ऑफ मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में, एम्प्लॉयज़ को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया जा रहा है, तो एम्प्लॉयज़ की जो क्रिएटिविटी है, एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत इम्प्रूव होती है। क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का जो मेन फोकस है वो अपने वर्क पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको ये फीलिंग आती है कि हाँ उनके पास टैलेंट है, तभी तो मैनेजमेंट उनको वर्क दे रही है, तो वो फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क करते हैं, किसी तरह का कोई वेस्टेज नहीं, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। अब बेटा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या है कि मैनेजर यहाँ पे अपने वर्कलोड को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल होगा, छोटी छोटी चीज़ों पे उनको फोकस नहीं करना है, तो वो जो अपना इम्पॉर्टेंट, जो उनका प्रीशियस टाइम है, उसको ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए, एक्सटेंड करने के लिए और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ पे फोकस कर सकते हैं, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लिए पॉसिबल है। तो दैट मीन्स कि डेमोक्रेटिक में उनके पास थोड़ा सा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व किया है। अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज का कंसेप्ट है, उनके पास भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लेवल के अकॉर्डिंग है, तो इससे मैनेजमेंट का थोड़ा सा टाइम जो है वो बच जाएगा और उस अपने प्रीशियस, उस इम्पॉर्टेंट टाइम को और एक्टिविटीज़ पे फोकस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसके डिसएडवांटेज क्या है? सबसे फर्स्ट है कि रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबऑर्डिनेट्स। जो हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है ये बेटा वहीं पर सूटेबल है जहाँ पे हमारे पास एजुकेटेड स्टाफ है, क्योंकि हम उन्हीं स्टाफ को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं जो हाईली एजुकेटेड है। जो लेस एजुकेटेड एम्प्लॉई हैं उनको हम कैसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, क्योंकि वो उसका मिसयूज़ करने लगेंगे। बट ये वहीं पर सूटेबल है जहाँ पे हमारा स्टाफ, जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ हाईली एजुकेटेड है। सेकेंड है डिले इन डिसीजंस। ऑटोक्रेटिक में ये फीचर था कि वहाँ डिसीजन में डिले नहीं होता था, लेकिन डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या है बेटा, डिसीजन हमारे थोड़े से डिले होंगे। रीज़न ये है क्योंकि हम एक लेवल, एक चेन बाय चेन चलेंगे। अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई डिसीज़न लेना है, वो लोअर लेवल मैनेजर से कंसल्ट करेंगे, लोअर लेवल मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजर से कंसल्ट करेगा, मिडिल लेवल मैनेजर टॉप लेवल मैनेजर से कंसल्ट करेगा। दैट मीन्स कि इतना हमें डिसीज़न में अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न है तो वहाँ पे डिले हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर पाथ को फॉलो करते हैं। तो हमारा जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है वहाँ पे डिसीज़न में थोड़ा सा डिले हो जाता है। थर्ड है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर। बेटा ये इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज है कि जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सबऑर्डिनेट्स को दे देता है, और सबऑर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद वो उससे पूरी तरह से फ्री हो जाता है। तो क्या होता है कि कभी कभी सारे डिसीजन सबऑर्डिनेट इतने कैपेबल नहीं कि वो पूरा डिसीजन खुद ले सके, तो कभी कभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इसकी वजह से लॉस के चांसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि मैनेजर पूरी तरह से इग्नोर करने लगते हैं। उनको लगता है कि उनके सबऑर्डिनेट ये वर्क कर लेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटने लगते हैं। तो ये हमारा था डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप सेंटर्ड स्टाइल। यहाँ पे मैनेजर सबऑर्डिनेट्स को भी इन्वॉल्व करता है, उनको भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है। जो हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है ये कहाँ पर सूटेबल है बेटा? फर्स्ट पॉइंट है स्किल्ड मेंबर। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हमारा वहाँ सूटेबल है जहाँ पे मेंबर्स हमारे हाईली स्किल्ड हो, हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ हो, हाईली एजुकेटेड हो, वहीं पर ये सूटेबल है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि हमारे पास जब लेस एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ होंगे उनको हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन नहीं कर सकते हैं। सेकंड है प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर डिसीजन।
जो हमारा ये जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है ये वहाँ सूटेबल है जहाँ पे हमारे पास डिसीज़न लेने के लिए टाइम ज़्यादा हो, अदरवाइज़ नहीं। जैसे हमने यहाँ पढ़ा ना कि डिले इन डिसीज़न, क्योंकि यहाँ पे लेवल बाय लेवल डिस्कस करना होता है, और अगर यहाँ पर टाइम ज़्यादा है तभी ये सूटेबल है, क्योंकि अगर हमारे पास डिसीज़न लेने के लिए कम टाइम है तो ये सूटेबल नहीं है। रीज़न ये है क्योंकि सबऑर्डिनेट को अपने सुपीरियर से फिर फर्दर सुपीरियर से कंसल्ट करना पड़ेगा और हमारे डिसीज़न में डिले हो जाएगा। तो ये वहाँ सूटेबल है जहाँ हमारे पास डिसीज़न लेने के लिए सफिशिएंट टाइम हो। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, जो हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, ये वहाँ पे सूटेबल है जहाँ पे मैनेजमेंट जो है, मैनेजर जो लीडर हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये है कि जब हमारे सबऑर्डिनेट हमारे डिसीज़न मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे तो उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो उनका इनिशिएटिव है, वो और इम्प्रूव होगा, फ्यूचर में वो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बियर कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल सूटेबल है। रोल आर क्लियर, जो हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है ये वहाँ सूटेबल है बेटा जहाँ पे रोल पूरी तरह से क्लियर है कि हु इज़ द सुपीरियर, हु इज़ सबऑर्डिनेट, व्हाट इज़ द अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जब सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड हो, ये वहाँ पे सूटेबल है। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे एक चेन सिस्टम को फॉलो किया जाता है, पूरी तरह से ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि कौन बॉस है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तभी हम ये जो हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है इसको हम फॉलो करेंगे। इज़ इट क्लियर? होप सो ये सबको डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमने करना है लेजियस फेयर लीडरशिप स्टाइल। लेजियस फेयर लीडरशिप स्टाइल को हम बोलते हैं इंडिविजुअल सेंटर्ड स्टाइल। लेजियस फेयर लीडरशिप स्टाइल इंडिविजुअल सेंटर्ड स्टाइल है। बेटा जो लेजियस फेयर लीडरशिप स्टाइल है, इसमें क्या होता है कि मैनेजर पूरी पावर अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता है। मैनेजर एक बार सारी पॉलिसीज़ को, प्लान्स को डिस्कस कर देगा, उसके बाद मैनेजमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है, बहुत रेयर होगा। एडवर्स कंडीशन में अदरवाइज मैनेजमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेजियस फेयर जो लीडरशिप स्टाइल है ये बेटा हमारी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है जहाँ पे हाईली एजुकेटेड स्टाफ हो। अब क्या है कि एक मैनेजमेंट है, उसकी 3, 4, 5 ब्रांचेस चल रही हैं। अब वो सारी ब्रांचेस में और सारे के सारे जो उसके सबऑर्डिनेट है, सबको तो बार बार सबके पास तो जा नहीं सकता और सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा हो, नंबर ऑफ ब्रांचेस इसकी रन कर रही हो, वहाँ पर इसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि मैनेजर किस किस के पास जाएगा प्लान बताने के लिए, कहाँ कहाँ पर उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है बड़े रेयर केसेस में होता है। तो ऐसे केस में लेजियस फेयर लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर मैनेजर जो मैनेजमेंट है पॉलिसी और प्लान को बना दिया, उसके बाद उनका मेन वर्क है डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना। बाकी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व नहीं होते। कोई क्रिटिकल पॉइंट, कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाए तो वहाँ पर उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। इसकी हम फीचर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फीचर है फुल फेथ इन सबऑर्डिनेट्स। जो लेजियस फेयर लीडरशिप स्टाइल है, यहाँ पे जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट पे पूरी तरह से ट्रस्ट करता है। उसको ये पता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स हाईली एजुकेटेड हैं, वो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ को इजीली बियर कर सकते हैं। उनको जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं वो उसको फुल डेडिकेशन के साथ, फुल एंथुसिज्म के साथ वो उस वर्क को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर अगर अपने सबऑर्डिनेट पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो उनको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे असाइन करेगा, कैसे वो वर्क को कर सकते हैं। सेकंड है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम। जो हमारा लेजियस फेयर लीडरशिप स्टाइल है, यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो इंडिपेंडेंटली डिसीज़न ले सकते हैं। यहाँ पर उनको बार बार हर डिसीज़न लेने के लिए मैनेजमेंट से, अपने जो सुपीरियर है उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर लेवल के एम्प्लॉयज़ के पास सफिशिएंट अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपना डिसीज़न खुद से ले सकते हैं। जो डेमोक्रेटिक का जो डिसएडवांटेज था, डिले इन डिसीज़न, वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को फुल फ्रीडम दे दी गई है, वो डिसीज़न अपना अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। थर्ड है सेल्फ डायरेक्टेड सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल। जो हमारा लेजियस फेयर लीडरशिप स्टाइल है, यहाँ पे
बेटा जो लेजियस फेयर लीडरशिप स्टाइल है ये हाईली एजुकेटेड पीपल के लिए है, और जो पीपल हाईली एजुकेटेड हैं, हाईली एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल है, उनको सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उनको हमें बार बार जज नहीं करना है, उनकी एफिशिएंसी को हमें चेक नहीं करना है, क्योंकि वो खुद इतने एफिशिएंट हैं, वो खुद इतने कैपेबल है कि वो खुद को सुपरवाइज कर सकते हैं, उनको किसी को देखना नहीं है, किसी को कंट्रोल नहीं करना है। तो यहाँ पर वही है कि जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, मैनेजमेंट उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करता है और वो एक्चुअल में इतने कैपेबल हैं कि उनको किसी को सुपरवाइज नहीं करना है, वो खुद को डायरेक्शन देते हैं, खुद को सुपरवाइज करते हैं और खुद को ही कंट्रोल करते हैं। बस जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस बहुत रेयर कंडीशन में होता है। तो ये इसके फीचर्स है कि सुपीरियर जो है यहाँ पे मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को पूरी तरह से ट्रस्ट करता है, पूरी तरह से कैपेबल, एफिशिएंट मानता है, इसीलिए तो वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। एडवांटेजेस ऑफ लेजियस फेयर लीडरशिप स्टाइल। लेजियस फेयर लीडरशिप स्टाइल के एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट पॉइंट है हाई लेवल मोटिवेशन। लेजियस फेयर लीडरशिप स्टाइल में क्या है कि एम्प्लॉयज़ हाईली मोटिवेटेड होते हैं। हाईली मोटिवेटेड होने का रीज़न क्या है कि उनका सुपीरियर, उनका बॉस उन पे इतना ट्रस्ट कर रहा है कि वो खुद ही मोटिवेट होंगे। उनको ये लग रहा है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, तभी तो उनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ दी जा रही है। तो इससे एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? हाईली मोटिवेटेड, फुल डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पे जो हमारा लेजियस फेयर लीडरशिप स्टाइल है, यहाँ पे जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उनको ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस मिल रहा है, उनको के पास पूरी सब अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है, उनको बहुत ज़्यादा वर्क दिया जा रहा है। दैट मीन्स कि उनको लगता है कि हाँ वो कैपेबल हैं, वो टैलेंटेड हैं, तभी तो उनका सुपीरियर, उनका जो मैनेजर है उनको इतना वर्क दे रहा है। वो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ जाता है कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं समझते। उनको लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं का है, वो उसको एज ए अपना समझ के पूरी तरह से वर्क करते हैं, फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क करते हैं। जब एम्प्लॉयज़ का सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो ये समझ लो कि एम्प्लॉयज़ 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क को करते हैं। हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द एंटरप्राइज। अब लेजियस फेयर लीडरशिप स्टाइल में बेटा क्या है कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने अपने सबऑर्डिनेट्स को पूरी अथॉरिटी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी है, तो मैनेजमेंट का वर्कलोड यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कम होने की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन की जो उनका टाइम है, जो गोल्डन टाइम है, उसको ऑर्गेनाइजेशन की मेन एक्टिविटी पे फोकस कर सकते हैं कि कैसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करें, कैसे उसको एक्सटेंड करें, कैसे उसमें और नई नई पॉलिसीज़ को, ये सब चीज़ों पे फोकस करती है मैनेजमेंट। तो इससे क्या होता है, उनका टाइम यहाँ सेव हो जाता है, उनको हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट और एक्सटेंशन हम बड़े इजीली, बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है मैनेजमेंट। अब इसके डिसएडवांटेजेस, लेजियस फेयर लीडरशिप स्टाइल के डिसएडवांटेज। बेटा अगर इनके कुछ एडवांटेज है तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज तो होंगे ही होंगे। तो सबसे फर्स्ट है डिफ़िकल्टी इन कोऑपरेशन। जो हमारा लेजियस फेयर लीडरशिप स्टाइल है, इसमें क्या होता है कि हर एम्प्लॉय अपने अकॉर्डिंग वर्क करता है, अपने अकॉर्डिंग वर्क करता है। दैट मीन्स सबके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सब अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, सब अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, अपने अपने मेन वर्क पे फोकस करते हैं। तो क्या होता है कि वो कॉपरेट नहीं कर पाते। रीज़न ये है कि उनको कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो उनके वर्क में जब कॉपरेशन नहीं होगा, जब वो एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा? तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कॉपरेट करना तो ज़रूरी है। रीज़न ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं, लेकिन सबका गोल तो, सबका ऑब्जेक्टिव तो एक है, तो उन डिपार्टमेंट्स को आपस में तो कॉपरेट करना ही पड़ेगा। बट यहाँ कॉपरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सब अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, अपनी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके पास है और सब अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, और कॉपरेशन नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में प्रॉब्लम आएगी। सेकंड है लैक ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल पोस्ट। अब जो लेजियस फेयर है, यहाँ पे मैनेजमेंट ने अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को फुल फ्रीडम, फुल पावर दे दी है, डिसीजन मेकिंग पावर दे दी है। मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है नहीं।
और वो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं हर लेवल के वो अपना डिसीज़न अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो वहाँ पे उनको मैनेजरियल से टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल से कंसल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास सफिशिएंट अथॉरिटी है। तो मैनेजरियल पोस्ट की जो वैल्यू है बेटा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। हर कोई अपने आप में सुपीरियर बनने लगेगा, तो मैनेजरियल पोस्ट की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। सूटेबिलिटी ओनली फॉर हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉय, लेजियस फेयर लीडरशिप स्टाइल जो है वो वहाँ पर सूटेबल है जहाँ पे हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ हों, क्योंकि जब लेस एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ होंगे तो उनको इतनी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर नहीं दी जाती है। ये हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए सूटेबल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी ज़्यादा अथॉरिटी लेस एजुकेटेड एम्प्लॉय बियर नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट उन पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता है। जो हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको सुपरवाइज नहीं करना पड़ता है, तो ये वहाँ पर सूटेबल है जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ हाईली एजुकेटेड हों। अब हम बेटा इसकी सूटेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। सूटेबिलिटी ये कहाँ पर सूटेबल है? फर्स्ट है फॉलोअर्स आर हाईली स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड एंड एजुकेटेड। यहाँ पे वर्ड हमने यूज़ किया है फॉलोअर्स। बेटा जो हमारा लीडरशिप स्टाइल है, लीडर्स का मतलब ही, लीडरशिप का मतलब ही यही है कि फॉलोअर्स हो, क्योंकि बिना फॉलोअर्स के लीडर्स एग्जिस्ट करेंगे, लीडर्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए वर्ड यूज़ किया है फॉलोअर्स। लीडरशिप के मीनिंग में हमने पढ़ा था कि अ लीडर मस्ट हैव फॉलोअर्स, बिना फॉलोअर्स के लीडरशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जो फॉलोअर्स हैं उसके वो हाईली स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड और एजुकेटेड होंगे, क्योंकि ये जो लेजियस फेयर है पूरी तरह से हमें क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारे एम्प्लॉयज़ स्किल्ड हों, एजुकेटेड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, अदरवाइज़ ये लेजियस फेयर को हम ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है फॉलोअर्स हैव प्राइड इन देयर वर्क एंड ड्राइव इट सक्सेसफुली ऑन देयर ऑन। ये हमारा जो लेजियस फेयर लीडरशिप स्टाइल है ये वहीं पर सूटेबल है, वहीं एप्लीकेबल है जहाँ पे फॉलोअर्स को प्राइड हो। दैट मीन्स कि उनको ये घमंड हो कि हाँ इस वर्क को हम कर सकते हैं, और वो सक्सेसफुली उस वर्क को करते भी हैं। एम्प्लॉयज़ का खुद का कॉन्फिडेंस लेवल भी होना ज़रूरी है। जब एम्प्लॉयज़ सेल्फ कॉन्फिडेंटली नहीं होंगे तो वो वर्क को कैसे कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वो खुद भी एक प्राइड फील करें कि हाँ येस वी कैन डू दिस वर्क, तो ये वहाँ पर सूटेबल है। थर्ड है फॉलोअर्स आर ट्रस्टवर्दी। ऑब्वियसली मैनेजमेंट इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबॉर्डिनेट को असाइन कर रहा है, तो फॉलोअर्स ट्रस्टवर्दी तो होने ही चाहिए। वो ऐसा ना हो कि अपने सुपीरियर के फेथ को ब्रेक कर दे, अदरवाइज सुपीरियर कैसे, जो लीडर है वो कैसे उनको इतनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेगा। वो उसका मिस यूज़ ना करे, वो उसका प्रॉपर यूज़ करे। तो लीडरशिप स्टाइल में 3 टाइप्स हमने डिस्कस किए। ऑटोक्रेटिक में पूरी पावर मैनेजमेंट के पास होती है। डेमोक्रेटिक में मैनेजर अपनी कुछ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, उनको अपने एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग में। लेजियस फेयर इंडिविजुअल सेंटर्ड, इसको फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल भी कहा जाता है कि यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स के पास फुली फ्री हैं, वो डिसीज़न अपने आप ले सकते हैं। तो ये हमारे लीडरशिप स्टाइल थे। लीडर्स का मतलब क्या है कि लीड करना। तो ये जो भी लीडरशिप स्टाइल है कि लीडरशिप के पास कितनी लीडिंग पावर है, वो कितने वेल डिफाइंड वे से कैसे वो वर्क अपने सबॉर्डिनेट से करा रहा है। लीडरशिप के पास ये क्वालिटी का होना ज़रूरी है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग एफिशिएंसी है, जो उसके सबॉर्डिनेट्स है, वो उसके लीडर पे ही डिपेंड करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 60% यूटिलाइजेशन करते हैं और 40% उनके लीडर पे डिपेंड करते हैं कि उनका लीडर किस तरह से वर्क को उनसे करा रहा है। तो लीडर के पास एक बेस्ट पावर, एक बेस्ट जो वर्किंग पावर है वो होना ज़रूरी है, और लीडर के फॉलोअर्स होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट फॉलोअर्स लीडर्स कैन नॉट बी एग्जिस्टेड। तो लीडर का एक ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। तो एक बेस्ट लीडर ही है जो अपने एम्प्लॉयज़ को लीड कर सकता है। होप सो ये लीडरशिप स्टाइल सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन। थैंक यू।